हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग में जो बेसिक टर्म्स यूज़ की जाती है उनके डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला था कि इस लैंग्वेज को समझने में हमें इस लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है वो आनी चाहिए। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग क्या है, जितना हमें उस पर होल्ड आएगा उतना अच्छे से हम उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसी तरीके से इस सेम गोज विद द अकाउंटेंसी, इसकी जो वोकैबुलरी है आज हम उस चीज़ों से अपने आप को अवेयर कराएंगे। जैसे आप इंग्लिश के वर्ड्स आपने पढ़े हैं, इस तरह से हम जो वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनका मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे, ताकि फिर जो हम ग्रामर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा हम किस चीज़ को क्या करना है, वो चीज़ होती क्या है, उसको कैसे बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, किसी चीज़ को बिजनेस में इस अकाउंटिंग में क्या नाम दिया जाता है, फिर उसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो उन चीज़ों के बारे में हम अपने आप को अवेयर करेंगे, किसी चीज़ को क्या बोलते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको अकाउंटिंग टर्म्स में ले आ जाऊँ, बट मैं अकाउंटिंग के साथ साथ में मतलब इस अकाउंटिंग लैंग्वेज में अब आपको दो चीज़ें अभी चलेंगे 2-3 लेक्चर्स में। एक इसकी वोकैबुलरी को हम डिस्कस करेंगे और दूसरा ग्रामर को। तो इट विल बी मिक्स कि मैं आपको बीच में थोड़ा सा ग्रामर भी बता दूंगा और वोकैबुलरी भी आपको ऐड करते जाऊंगा। बस आपको सिर्फ क्या करना है, अभी भी आपको कोई बुक नहीं देखनी है। ये नहीं बोलना है कि सर यहाँ पे तो इतने सारे डेफिनेशंस है, आपने तो कुछ कुछ टर्म्स को डिस्कस कर दिया है, जो आपकी बुक है उसमें हो सकता है बहुत सारे टर्म्स है, तो मुझे कमेंट नहीं करना है अभी आपने, या टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे तो यही चीज़ है, ये तो अभी सर ने बोला नहीं है। मुझे पता है कौन सी चीज़ आपको कब इंट्रोड्यूस करानी है, तो बियर विद मी एंड ट्रस्ट मी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम अकाउंटिंग टर्म्स पर आ जाए, मैं आपको रूल नंबर 1, अकाउंटिंग के ग्रामर का रूल नंबर 1 आज पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अकाउंटिंग में जो रूल्स होते हैं या जो ग्रामर्स है बेसिकली उनको बोलते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, या मतलब जिन बेसिस पे हम इस अकाउंटिंग को करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सली मानी जाती है कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। बेसिकली आप याद रखो, अकाउंटिंग के ग्रामर में, अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स में रूल नंबर 1 है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो मैं इसको लिखता हूं यहां पे क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? तो कल के लेक्चर को अगर आप रिकॉल करोगे तो मैंने आपको बोला था कि मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और आप उस बिजनेस के अकाउंटेंट हो। ये बिजनेस मैंने रखा है एजे गारमेंट्स, जो लाल चौक में है। ये मैंने दुकान जो है ये मैंने रेंट पे ली है और आपको मैंने वहां पे एज एन अकाउंटेंट रखा है। तो when you had to do the accounting, the basic question you need to know is whether आपको जो अकाउंटिंग करनी है, आपको मेरी अकाउंटिंग करनी है कि इस बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। ये सवाल आपका आएगा, आप मेरे अकाउंटेंट हो कि बिजनेस के अकाउंटेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे अकाउंटेंट हो। रखा तो मैंने आपको है, इस बिजनेस के लिए रखा है। तो आपको जो याद रखना है, पहले चीज, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो। जब मैंने बोला कि आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, तो याद रखना इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? ये बोलता है कि जो बिजनेस है, अकाउंटिंग में जो बिजनेस है, ये बिजनेस है एजे गारमेंट्स, ये अलग है, और जिस बंदे का ये बिजनेस है वो अलग है। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है लतीफ। ठीक है, इसका मालिक लतीफ है। तो ही इज द ओनर ऑफ दिस बिजनेस एंड एजे गारमेंट्स इज द बिजनेस। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस की करनी है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हमें देखना है कि हमें बिजनेस से कितना फायदा आया है, बिजनेस से कितना लॉस हुआ है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हमें जो भी हिसाब रखना है मेरे दोस्तों, वो बिजनेस के हिसाब से रखना है। हमें बिजनेस के हिसाब से देखना है। व्हेन यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस,
You have to remember this fact that you are doing accounting of the business. You have to look at the transactions and events, जो मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, from the angle of the business, कि बिजनेस के कंटेक्स्ट में ये क्या हो गया है, ये ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आया है, ये ट्रांजैक्शन से बिजनेस में क्या इंपैक्ट आया है, ना कि बिजनेसमैन पे क्या इंपैक्ट आया है। आपको अकाउंटिंग बिजनेस के एंगल से देखने, तो इस चीज को जहन में रखो। व्हेन यू आर डूइंग द अकाउंट्स, तो हम जो अकाउंट्स बनाएंगे, हम जो हिसाब रखेंगे, उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो हम बनाएंगे मेरे दोस्तों, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, जब अकाउंटिंग करते हैं ना, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो मैंने कल के लेक्चर में बोला था। उसके बाद फिर डेफिनेशन में पढ़ा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्लासिफाइंग करते हैं, उसके बाद समराइजिंग करते हैं ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ द फाइनेंशियल नेचर। ठीक है ना, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को समराइज करके फिर जाके हम इसमें क्या करते हैं, समराइजिंग में ही प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब चीजों करना है, बिजनेस का करना है, ना कि बिजनेसमैन का करना है। तो बिजनेस के बुक्स ऑफ एजे गारमेंट्स के बुक्स ऑफ होंगे, वहां पे उन बुक्स में बिजनेस के एंगल से रिकॉर्डिंग होगी, बिजनेस के एंगल से क्लासिफिकेशन होगी, बिजनेस के एंगल से समराइज होगा, और बिजनेस के हिसाब से बनाया जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट कि बिजनेस ने कितना कमाया, ना कि लतीफ ने कितना कमाया, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस में कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, जो आगे मैं टर्म्स में बता दूंगा। तो सबसे पहला रूल आपको याद रखना है, आपको जो अकाउंटिंग करनी है मेरे दोस्तों, वो करनी है आपको बिजनेस की। अभी थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको ये चीज याद रखना, अगर आप लिटरली पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, बट बियर विद मी, आपको ये चीज समझ आएगा कि क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज क्यों जरूरी है, इसलिए कि हमें हिसाब बिजनेस का देखना है, और ये जो सेटअप अकाउंटिंग लैंग्वेज का है, इसमें ओनर अलग रखा गया है, चलाएगा वही बट अलग रखा जाएगा। ठीक है, और हम बिजनेस के एंगल से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस बिजनेस ने हमें फायदा दिया कि नुकसान दिया है। क्योंकि अगर आप ओनर को भी इसमें इंक्लूड करोगे, तो ओनर अगर पैसा निकालेगा, सिंपल सी बात है, ओनर ने पैसा लगा लिया तो हम बोलेंगे उसने बिजनेस में पैसा लगाया। ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला घर के लिए, हम बोलेंगे ओनर से बिजनेस से पैसा निकाला, तो उसको अलग तरह से बोले, ये नहीं बोलेंगे बिजनेस का खर्चा हो गया। ओनर जो अपने लिए यूज करेगा वो हम बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे। समझ आई मेरी बात? एग्जांपल दे रहा हूं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की, क्योंकि हमें बिजनेस का प्रॉफिट दिखाना है ना। अगर ओनर ने मैंने वहां से आपको बोला कि यार दुकान से मुझे 50,000 रुपए दे दो, तो आप क्या बोलोगे, बिजनेस का खर्चा हो गया 50? नहीं, ये तो बिजनेस का खर्चा है नहीं, ये तो ओनर ने अपने घर के लिए लिया है। बिजनेस के खर्चे को अलग करना है, ओनर के खर्चे को अलग करना है। ओनर की अपनी इनकम, मेरी सैलरी आ रही है, तो आप क्या वो बिजनेस का प्रॉफिट मानोगे? नहीं सर, हमें बिजनेस के हिसाब से देखना है, बिजनेस ने कितना सेल कर दिया। आपकी जो अपनी सैलरी है वो अपनी जगह, तो मैंने जो वहां से कुछ पैसे निकाले, तो क्या बोलोगे वो बिजनेस का खर्चा? नहीं सर, बिजनेस का तो ये खर्चा नहीं है, ये तो आपने पैसा निकाला है, ये हम आपके अकाउंट में से कम करेंगे। तो हमने जब बिजनेस की रिकॉर्डिंग बुक्स बनानी है, तो बिजनेस का हिसाब अलग है, ओनर का हिसाब अलग है। हमें ओनर की बुक्स नहीं बनानी है, हमें बिजनेस की बुक्स बनानी है। तो ओनर जो भी पैसा लाएगा बिजनेस में, हम उसको अलग से मेंशन करके रखेंगे, और जब भी वो निकाला हम उसको अलग से मेंशन करके। दिस वाज द रूल नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, तो इससे सबसे पहले जो अकाउंटिंग में टर्म आ गया दैट इज एंटिटी मेरे दोस्तों। इसमें जो सबसे पहली टर्म यूज की गई दैट इज एंटिटी। तो अब आपको बोला जाएगा एंटिटी क्या है अकाउंटिंग में। पहला वर्ड जो हमने एंटिटी पढ़ा, एंटिटी कहां से निकला है? एंटरप्राइज से, बिजनेस से। ठीक है ना, तो अब इसको हम बोलते हैं, तो नाउ आई विल बी राइटिंग देम आउट हियर वन बाय वन एंड विल बी डिस्कसिंग देम मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो सबसे पहला एंटिटी। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, मैंने कल भी आपको लेक्चर में बोला था कि प्लीज आप क्या किया करो, डायरी साथ रखा करो, नोटबुक साथ रखा करो, और इन चीज़ों को लिखा करो जो मैं नोट्स आपको बना रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है ना, और बुक आप बाद में देखोगे, फिर वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप ऐड करोगे, और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। अभी आप 11th में और फिर 12th फर्स्ट ईयर या आप CA में जाओगे, ये आप अभी से बनाओगे ना कॉपी, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा एसेट बनेगा। आप बोलोगे सर एसेट क्या होता है? एसेट को आज बता दूंगा मैं आपको कि एसेट क्या होता है, ये आपके फायदेमंद की चीज़ होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप डायरी को रखा करो। सिंस ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको अगर ये लाइव सेशन होता तो आप अभी मुझे बोलते सर हमें बता दो ना फिर ये क्या होता है, तो मैं आपको बताता है कि ये ऐसा होता है। वो चीज़ मिसिंग है इस चीज़ में, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, फिर अपलोड करूँगा, आप जब देखोगे तब मैं आपके सामने नहीं होऊंगा।
वो बैक एंड में रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका वे आउट क्या है? इसका वे आउट है डाउट सेशंस। तो हम क्या किया करेंगे मेरे दोस्तों, हमारे जो सेशंस रहेंगे मंडे टू फ्राइडे में, या तो डेली रहेंगे या टाइम टेबल के हिसाब से डिपेंडिंग, वो हम देखेंगे किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है और किस तरह से बच्चे चाह रहे हैं, वो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप पे उस हिसाब से लेक्चर्स आएंगे। बट जहाँ तक आपकी डाउट सी बात है, आपको पता है, आपको मेरा नंबर, ये मेरा नंबर है 9711374943। इस पर आपने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। तो हमारा जो 11th क्लास का ग्रुप है, हम आपको उसमें ऐड करेंगे। जब आप उसमें ऐड हो जाओगे, तो जब आपको लेक्चर का डाउट आएगा तो आप उसमें क्वेरी डालोगे। प्लीज़ पर्सनल मैसेज नहीं करना है। ये लेक्चर सारे देख रहे हैं, उनको उस ग्रुप में ऐड कराऊंगा मैं। इस ग्रुप की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, मुझे याद आया तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो आप मुझे मैसेज करना, मैं ऐड करूंगा। तो प्लीज़ जो 11th के बच्चे वही इसमें ज्वाइन करते हैं ना। और अगर 11th बगैर कोई बच्चा है तो वो टेलीग्राम पे सर्च करें, या तो 11th वाले भी कर सकते हैं @CL लतीफ़, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस ग्रुप में जो 11th के बच्चे वो ऐड होकर वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई 11th में बच्चा नहीं है तो वो यहाँ पे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। और उसके बाद भी अभी हम क्या क्या करेंगे, संडे को मैं लाइव आया करूंगा शाम को यूट्यूब पे। तो आपके जितने भी हफ्ते के डाउट्स होंगे जो आपको लगता है कि सर से पूछे हैं 1 to 1, तो यूट्यूब पे मैं लाइव आया करूंगा, तो वहां पे मैं उन डाउट्स को लिया करूंगा। ठीक है, तो उससे हमारा वो 2 वे कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमने सीखा एंटिटी। तो एंटिटी हमारा क्या है, वो बिजनेस, जो मैंने ऊपर लिखा AJ गारमेंट्स, यहाँ पे AJ गारमेंट्स है, इसको बोलेंगे हम एंटिटी। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी। और हमें जो अकाउंटिंग करनी है किसी बिजनेस की करनी है, AJ गारमेंट्स की। हम जो बुक्स बनाएंगे किसके नाम पे बनाएंगे, AJ गारमेंट्स। कल को PNL बनेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट किसका बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ AJ गारमेंट्स। जैसे रिलायंस एक कंपनी है तो बुक्स किसकी बनेगी, रिलायंस की बुक्स बनेगी, रिलायंस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिलायंस की बैलेंस शीट बनेगी। मुकेश अंबानी की नहीं बनेगी, मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है, अकाउंटिंग रिलायंस की होगी। इसी तरीके से AJ गारमेंट्स अलग है, लतीफ अलग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स AJ गारमेंट्स की बनेगी। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी और इसी को बोलते हैं एंटिटी। ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद जो दूसरी चीज है मेरे दोस्तों, वो मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस कर दी थी, दैट इज इवेंट। ये हमने कल डिस्कस कर दिया था कि कोई भी एक्टिविटी जो हो जाएगी उसको हम इवेंट बोलते हैं नॉर्मली। फिर और डेप्थ में जाएंगे, हमने देखा ये इवेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी फाइनेंशियल, दे कैन बी नॉन फाइनेंशियल। कोई भी एक्टिविटी जो वहां पे हो जाएगी, दे कैन बी फाइनेंशियल और दे कैन बी नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और नॉन फाइनेंशियल जिसमें कोई भी फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है। हम अकाउंटिंग इसकी नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल इवेंट्स करेंगे। कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स खाली इवेंट्स ही रहते हैं, और कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स आगे जाके ट्रांजैक्शंस बनती है। ये क्रक्स है ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में। कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स खाली इवेंट्स रहते हैं, और कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स आगे जाके ट्रांजैक्शंस बनते हैं। और कभी कभी एक इवेंट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है। ये आगे आगे समझ आएगा। कोई इवेंट क्या होता है, किसी ट्रांजैक्शन के रिजल्ट की वजह से होता है। ठीक है ना। तो बट हमें अकाउंटिंग जो करनी है, इवेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। ठीक है ना। तो आपको ट्रांजैक्शन भी समझ आया, इवेंट भी आया। इवेंट ठीक है। ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, ट्रांजैक्शन में 2 वे एक्सचेंज होता है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसएक्ट, कुछ आना होता है कुछ जाना होता है। ठीक है ना, ये आगे समझ आएगा। जैसे बिजनेस ने परचेज कर दिया, तो किसी से परचेज कर दिया ना, यहां से कैश दे दिया, वहां से परचेज ले लिया, तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और कोई चीज सिर्फ इवेंट होती है, खुदा न खास्ता आग लग गई बिजनेस में, स्टॉक जल गया, तो नुकसान तो हो गया, फाइनेंशियल इंपैक्ट तो है, बट वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, किसी पार्टी के साथ आग थोड़ी लग रही है, गुड्स जल गए, तो दिस इज एन इवेंट। और इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी, बट दिस ओनली एन इवेंट। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा जैसे परचेज ऑफ गुड्स, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, तो लॉस बाय फायर, दिस इज एन इवेंट ओनली। ठीक है ना। या दूसरा डेप्रिसिएशन हम करते हैं, वो खाली इवेंट है, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री। तो आपको इवेंट ट्रांजैक्शन ये चीज समझ आ गई। ठीक है।
उसके बाद कुछ चीज़ें और मैंने समझानी है, बट उसके लिए मैं पहले अगेन उस डेफिनेशन को जो मैंने वो एग्जांपल दी थी उसको सामने लाऊंगा। ये एजे गारमेंट्स है, तो इसकी क्या है, ये मैंने रेंट पे लिया है, ये बिल्डिंग जो है मैंने रेंट पे लिया, तो इसको मैं क्या दूंगा, रेंट दूंगा, हर मंथ इसको रेंट दूंगा। हर मंथ सपोज मैंने रखा इसका 20,000 रुपया पर मंथ मेरा रेंट है इस दुकान का, ठीक है। तो यहां पे रेंट इन्वॉल्व हो गया ना वर्ड, तो रेंट इंग्लिश में भी है किराया, तो बिजनेस में भी ये रेंट इस्तेमाल हो जाएगा। जो किराया हम बिल्डिंग के लिए देंगे, उस बिजनेस के लिए, उस शॉप के लिए जो देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंट। और सपोज ये बिल्डिंग अगर मेरे अपना होता, अगर मैंने अपनी बिल्डिंग खरीदी होती, तब उसको बोल दें हम बिल्डिंग, ठीक है, तब उसको बिल्डिंग बोल देते। तब मेरी बुक्स के लिए, मेरे लिए रिलेवेंट चीज क्या रहती है अकाउंटिंग के लिए, वो है बिल्डिंग। तो हम जब अकाउंटिंग में करते हैं, एक और चीज है यहाँ पे जो आपको नोट करना है, हमें देखना है कि हमारे लिए उस ट्रांजैक्शन में क्या चीज रिलेवेंट है। तो यहाँ पे लतीफ ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहली चीज, मुझे जब बिजनेस स्टार्ट करना था तो मैंने रेंट पे ले लिया। अभी मैंने बोला अभी रेंट पे स्टार्ट करता हूँ, पैसे भी कम है, अपना वहाँ पे बिल्डिंग बनाना बहुत महंगा आएगा, ये तो करोड़ों की बात है, तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं एक रेंट पे दुकान लेता हूँ जिसका रेंट मुझे 20,000 रुपया है। तो अभी मुझे बिजनेस के लिए पहले कुछ पैसा चाहिए मेरे दोस्तों। हाँ सर, बिजनेस के लिए, एजे गारमेंट्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया ही आपका काफी नहीं है, यू नीड टू इन्वेस्ट सम मनी। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने हिसाब लगा लिया कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो आई केम टू ए कंक्लूजन कि इनिशियली मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। इनिशियली मुझे सॉरी 50 लाख बहुत ज़्यादा हो गया, इनकम टैक्स की रेड आएगी मेरे पे, ये 50 लाख तूने कहाँ से लाया। तो ये डिसाइड हो गया कि अभी इनिशियली मुझे 10 लाख रुपया लगाना है इसमें। अभी इनिशियली मुझे 10 लाख रुपया इसमें लगाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लतीफ़ ने उठा के बिजनेस को, अब अगेन हमने क्या बोला, बिजनेस एंटिटी कंसर्ट, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है मेरे दोस्तों, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो लतीफ़ क्या करता है, अपने अकाउंट से 10 लाख रुपया उठा के बिजनेस को देता है। ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा मेरे। मैं इस बिजनेस में पैसा लगाता हूं 10 लाख रुपया। अब बोलो सर बिजनेस में कहां लगा रहे हो आप? अगर आप देखोगे लिटरली आप लगाते हो। दुकान खोली मैंने, दुकान के लिए मैंने क्या किया, गुड्स लाए, माल लाया, जैसे वे रेडीमेड गारमेंट्स था, मैंने शर्ट्स पैंट्स ये लाए। तो उस सप्लायर को जिससे मैंने खरीदा उसको मैंने दे दिए पैसे, उसको मैंने दे दिया सपोज 7 लाख रुपया, उसको मैंने 7 लाख रुपया दे दिए। तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने उसको 7 लाख रुपया दे दिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ये 10 लाख रुपया बिजनेस को ट्रांसफर करता हूं। तो अब ये 10 लाख रुपया कैसे दे सकता हूं मैं, 2 तरीके, या तो मैं घर से कैश लाऊंगा और बिजनेस में जो अकाउंटेंट है या कैशियर है उसको पकड़ा दूंगा, सपोज कैशियर रखा है मैंने, उसको पकड़ा दूंगा, या खुद बिजनेस के बिहाफ पे खर्चा करूंगा। हम बोलेंगे कि ये मैंने बिजनेस को दे दिया। क्या अगर मैं बिजनेस के बिहाफ पे खर्चा करता हूं, मतलब अपने अकाउंट से डायरेक्टली सप्लायर को डाल दिया, तो हम अकाउंटिंग जब बिजनेस से करेंगे हम बोलेंगे उसने मुझे दे दिया और बिजनेस ने फिर सप्लायर को दे दिया, क्योंकि हमें अकाउंटिंग बिजनेस की करनी है। अगर आप डायरेक्टली करोगे, सपोज मैंने 7 लाख रुपया किसको दे दिया, सप्लायर को दे दिया, दिल्ली से मैंने माल उठाया तो मैंने उसको 7 लाख रुपया दे दिया, मैंने उसको 7 लाख रुपया दे दिया। तो आप नहीं बोलोगे ये तो लतीफ की ट्रांजेक्शन है, इसमें तो बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मैंने किस लिए दिया, मैंने बिजनेस के लिए दिया, ठीक है ना। तो वैसे ही हो सकता है, बट हम सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। हम बोलेंगे लतीफ ने 10 लाख रुपया उठाए, 10 लाख रुपया उठाए और बिजनेस के कैश काउंटर में जमा करा दिए, कैशियर को दे दिए, ये ले 10 लाख रुपया, अब तुम काम करो, क्योंकि मैं तो दिल्ली में हूं, तो मैंने उठा के उनको दे दिया। एक तो है कैश। दूसरा तरीका है मैं बिजनेस का एक करंट अकाउंट खोलता हूं। अगर आप लोगों को, अभी आप नए हो तो आपको आइडिया होगा कि आप अगर अभी 11th में पढ़ते हो तो आपको इतना तो पता होगा, जब आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो, बैंक में अकाउंट जो होते हैं नॉर्मली आपने देखा है आपका सेविंग्स अकाउंट होता है ना, सेविंग्स अकाउंट होता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट और होते हैं एफडी। मतलब आप जो बैंक में पैसा जमा करते हो, या तो आपका सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें रखते हो, सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, जब मर्जी चाहे निकाल दिया, जब मर्जी चाहे जमा कर दिया। और दूसरा तरीका आपका पैसा लगाने का वो होता है एफडी, इंडिविजुअल्स के लिए।
तो आप जाके 10 लाख रुपया, आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उसकी एफडी करते हो, तो वो फिक्स डिपॉजिट होता है, उसको आप फिर जब टर्म खत्म होता है तभी निकाल सकते हो, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। अदरवाइज अगर बीच में तारा तो थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलता है, जो भी होगा। तो ये तो होता है आमतौर पर नॉर्मली, अगर आपको पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना है, अदरवाइज आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हो। बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेसेस उनका एक करंट अकाउंट खोलता है, क्योंकि उनकी ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली होती है, तो उनका एक करंट अकाउंट खुलता है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, शायद होता ही नहीं है, और सेविंग्स में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट रहता है। तो सेविंग्स में भी आप कुछ लिमिट्स होते हैं, आप इतना ही निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, और ज़्यादा डिपॉजिट करते हो तो फिर आपके रिपोर्टिंग कंप्लाइंसेस बढ़ते हैं। बट करंट नॉर्मली बिजनेसमैन खोलते हैं। तो दूसरा तरीका, या तो मैं बोलूँगा यार उनको कैश दूंगा, कोई हिसाब नहीं रहेगा, तो मैं जाकर क्या करता हूँ, बिजनेस का अकाउंट खोलता हूँ। मैं बिजनेस का अकाउंट खोलता हूँ और उस अकाउंट में जाके 10 लाख रुपया डाल देता हूँ। अब या तो मैंने बिजनेस को कैश दे दिया या बिजनेस के अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी, जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी हम उसको साइड में लिखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी वो होगी कैश। कैश, सपोज मैंने 5 लाख रुपया कैश दे दिया बिजनेस को, जो कैशर है उसको 5 लाख रुपया पकड़ा दिए, मेरे पास कैश था मैंने दे दिया। तो कैश एक टर्म यूज होगी बिजनेस में। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जितने भी ये टर्म्स होते हैं ना, जब हमने हिसाब रखना होता है तो हम हर एक चीज को का अपना अपना एक खाता बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों, हम एक अपना अपना खाता बनाते हैं, हर चीज का एक खाता रखते हैं हिसाब करने के लिए। आपको याद है ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल जब मैं बोलता हूँ ट्रेडिशनल हिसाब रखने की बात करता हूँ मैं, आपने देखा होगा आपके मतलब इर्द गिर्द में जो आपका लोकल दुकानदार होता है, तो हम उसको, वो भी क्या करता है, जब उससे उधार लेते हैं तो वो क्या करता है, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाऊंगा टॉपिक से, मैं आ जाऊंगा उस पर, क्योंकि कभी कभी भी ना मैं इधर उधर जाऊंगा, बट यू आल्सो गो विद मी ओनली, है ना, मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। ये नहीं सोचा सर कहाँ बैक आ रहा है, क्योंकि मैं फिर लास्ट में आई विल कनेक्ट द डॉट्स। लोकल दुकानदार भी क्या करता है, अगर आप देखोगे, अगर मैं उससे नकद में माल लेता हूँ कैश में, तो वो बॉदर नहीं करता है। यार कैश में मैंने बोला उसको यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने कैश में ले लिया, तो उसको कुछ नहीं होता है। वो जो उसका काउंटर होता है, कैश काउंटर जो होता है, या जिसको गलथान बोलते हैं, उसको खोल के उसमें पैसे रख लेता है। अल्लाह अल्लाह खैर सला, वो अपने दुकान पे दूसरे कस्टमर का वेट करेगा और मैं अपने घर जाऊंगा। ना मुझे कोई टेंशन कि यार मैंने उससे माल कितने मिला क्या, ना उसको टेंशन है लतीफ़ ने कितने का माल ले लिया, जितने का ले लिया उतने का पैसे दे दिया। मगर अगर मैंने उसे उधार लिया, तो उस मैंने घर के लिए सामान लिया, मैंने आटा लिया, मैंने चावल ले लिया, ये बन गया 1000 का, बट मैंने उसको पैसे नहीं दिए। माल तो देगा वो मुझे, अगर वो मुझे जानता है ये सब चीज़ें, बट क्या वो अब इसको रिकॉर्ड करता है सर? हाँ, वो बोलता है कि यार लतीफ़ ने तो उधार ले लिया। तो उसके पास एक डायरी होती है, उस डायरी में लिखता है लतीफ़ ने 1000 का ले लिया। बाद में जिसका कैश आता है वो तो नहीं रखता है, किसी ने, आकिब ने ले लिया 500 का, अमित ने ले लिया 2000 का, ऐसे ऐसे वो एक जगह लिखता है। फिर शाम को पता क्या करता है, उसके पास एक दूसरी डायरी होती है, वहाँ पे लतीफ़ का बाज़ाब्ता खाता है, तो उसमें लिखता है लतीफ़ का अकाउंट खोला उसने, मतलब जो मेन डायरी है फिर उसकी वो खोली। ये तो डे बुक था उसका, आज दिन में क्या हो गया, अच्छा मैंने उसको दे दिए, अपने एक क्रेडिटर को मैंने 10,000 रुपये दे दिए, बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया 20,000, ये वो एक ही जगह लिख लेता है। फिर शाम को अपने अपने खातों में देता है। तो हर किसी का अपना अपना खाता बनाता है उसका। लतीफ़ का एक खाता होगा, तो उसमें बोलेगा आज इसने आटा लिया, चावल लिया 1000 का, और पुराना कुछ बचा हुआ है 10,000, ठीक है ना। तो मैं जब जाऊंगा उसके पास, बोलूंगा मेरा कितना पैसा है, तो उसको टोटल करके बोलेगा 11,000। तो हर चीज़ का वो भी अपना अपना खाता खोलता है जो उसके लिए रिलेवेंट होता है। बट हम बिजनेस में, क्योंकि हमें अकाउंटिंग करनी है मॉडर्न अप्रोच से, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो अकाउंटिंग में हम हर चीज़ का, हर ट्रांजैक्शन में जो चीज़ इन्वॉल्व होगी उसका एक खाता खुलेगा। हर बार खाता नहीं खुलेगा, बट हर ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा उसका, मतलब जो भी वो चीज़ इन्वॉल्व हो रही है उसका एक एक अकाउंट बनेंगे। अकाउंट का मतलब होता है खाता खोलना, तो उसका हम एक एक अकाउंट बनाएंगे। तो जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगे उसका हमें एक एक अकाउंट बना देना। तो कहाँ पे बनाते हैं अकाउंट सर? अकाउंट बनाते हैं हम लेजर रखते हैं। क्या रखते हैं? लेजर। तो लेजर में हमने हर एक का अकाउंट बनाना है। और लेजर से पहले क्या आता है सर? लेजर से पहले हम क्या आता था? जर्नल आता था सर। तो इस दुकानदार का भी ये दो चीज़ था सर। एक तो था इसका डे बुक जिसमें ये लिखता था आज दिन में क्या कर दिया, वो इसका जर्नल हो गया। और फिर ये अपने अपने खातों में डालता था, लतीफ़ का खाता, आकिब का खाता, फलानी का, डिंकाने का, बैंक का, वो अलग अलग हो गया। तो वो उसके अकाउंट्स हो गए, वो उसके लिए लेजर हो गई। समझा ये बात? वही है, बट उसको हमने
सिस्टमेटिक वे में, सिग्निफिकेंट मैनर पढ़ा था ना वहाँ पे डेफिनेशन में, उस हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये रेप्रेजेंटेटिव नहीं करते, ये उसी को पता होता है, बट वो जो होता है उसको कोई भी पकड़ के बोल सकता है ये क्या चीज़ है। तो पहले हम जर्नल में सब चीज़ों को लिख लेते हैं जो भी उस दिन हो जाएगा, कैसे लिखते हैं वो हम आगे सीखेंगे, और फिर हमको अपने अपने लेजर में लिख लेते हैं। लेजर में हर किसी का अपना अपना अकाउंट बनाते हैं। तो हमने एक अकाउंट बनाया कैश अकाउंट, ठीक है, आपको समझ आया कि अकाउंट खाता, कैश का खाता, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट हमारे पास है, उसमें 5 लाख रुपया। और क्या खोला हमने, बैंक अकाउंट खोला, ठीक है। तो हम अपनी बुक्स में बोलेंगे हमारे पास बैंक पैसा है, बैंक में पैसा है, तो हम एक और अकाउंट खोलेंगे लेजर में जिसका नाम रखेंगे बैंक अकाउंट। अकाउंट खोला है बिजनेस का बैंक में, हमने जेके बैंक में अकाउंट खोला, तो बिजनेस में भी हम जो हिसाब रखेंगे हम बोलेंगे एक तो हमारे पास कैश है, दूसरा हमारे पास बैंक बैलेंस है। सपोज बैंक में भी 5 लाख रुपया है। अब क्या पोजीशन है मेरे दोस्तों, पोजीशन ये है, अभी बिजनेस में इस एजे गारमेंट्स के पास अभी कितने लाख है, इस एजे गारमेंट्स के पास अभी 10 लाख रुपया है। तो इसके पास जो 10 लाख रुपया है कैसे है, एक तो कैश है 5 लाख रुपया और ये बैंक से है 5 लाख रुपया। तो यहां तक समझ आया आपको? हाँ सर। तो इस बिजनेस के लिए अभी हमने पता चला बिजनेस में कैश है 5 लाख का और बैंक बैलेंस है 5 लाख रुपए का। यहां पे सवाल आता है, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो बात आएगी ये पैसा कहां से आया, ये पैसा कहां से आया, हमें बिजनेस के एंगल से देखना है, मेरे वर्ड्स पे फोकस करना है मेरे दोस्तों। क्या बात बोली मैंने यहां पे, ये पैसा कहां से आया मेरे दोस्तों, फोकस ऑन माय वर्ड्स। ये पैसा कहां से आया मेरे दोस्तों? सर ये पैसा दिया मालिक ने, ये पैसा दिया मालिक ने, मालिक का अकाउंट खोलना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं ना कि मालिक की अकाउंटिंग करनी है। ये पैसा दिया मालिक ने, मालिक का जो अकाउंट खोलेंगे हम, मालिक का जो अकाउंट खोलेंगे हम मेरे दोस्तों, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाएगा, ये लतीफ जो पैसा 10 लाख रुपया बिजनेस को दे दिया, लतीफ को बोलेंगे तू ओनर है, बट बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए यू आर एन आउटसाइडर। आपका भी एक अकाउंट बोलेगा, हम बिजनेस के पास, हमें बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस के एंगल से देखना है इसको। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जो बोलता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो ये जो सेपरेट एंटिटी है, ये जो सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस है, इसकी जब अकाउंटिंग करेंगे हम तो क्या बनाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा वजूद में, बैंक अकाउंट आ जाएगा वजूद में अलग से, और बोलेंगे किसने ये पैसा दिया, ये पैसा मालिक ने दिया, तो मालिक का भी एक अकाउंट खुलेगा यहाँ पे। मालिक जो पैसा दिया है बिजनेस को, इनिशियल पैसा जो मालिक देता है बिजनेस में, जिसको हम बोलते हैं कश्मीर में मूल पूंछ, जो वो लगाता है, जो मेन पैसा वो लगाता है पहले, जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा पहले, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस के पास जो पैसा इसके मालिक ने दिया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कैपिटल। तो पोजीशन क्या है बिजनेस की, बिजनेस की पोजीशन है कि बिजनेस के पास 5 लाख रुपए का कैश है, इस बिजनेस के पास 5 लाख रुपया बैंक बैलेंस है, और इस बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस का अब बात आएगी, ये पैसा किसने दे दिया, ये पैसा दे दिया मालिक ने, और उसका अकाउंट हमने जो बिजनेस में खोला है दैट इज 10 लाख रुपया। ये पैसा दे दिया मालिक ने, तो मैंने मालिक का अकाउंट खोला 10 लाख रुपया। तो बिजनेस के पास कितना पैसा है, सर बिजनेस के पास 10 लाख रुपया है। ये नहीं बोला बिजनेस के पास सर 20 लाख रुपया, कैसे, कैश है 5 लाख रुपया, बैंक है 5 लाख और कैपिटल है 10 लाख, नहीं, पैसा है 10 लाख रुपया मेरे दोस्तों, और ये दिया है मालिक ने। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं, मैं एक अभी स्टेटमेंट बनाता हूं, simple statement, it has nothing to do with accounting as of now, though I will link it with the accounting also। मैं अभी स्टेटमेंट बनाता हूं, इधर बोलता हूं मेरे पास क्या है, बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस का है एजे गारमेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन। अगर मैं देखूंगा, अगर मुझे कोई बोलेगा मुझे पता एजे गारमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं बोलूंगा एजे गारमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो मैं बोलूंगा एजे गारमेंट्स के पास कैश है 5 लाख का, और एजे गारमेंट्स की जो बैंक बैलेंस है वो है 5 लाख का। तो एजे गारमेंट्स के पास जो पैसा है मेरे दोस्तों वो 10 लाख रुपया है। एजे गारमेंट्स को जो पैसा है वो 10 लाख रुपया है। तो नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, वेयर फ्रॉम दीज फंड्स हैव कम,
This is as of now funds available with the AJ Garments. What is the source of the fund? What is the source of the fund? What is the source of the fund? ये पैसा कहां से आया है मेरे दोस्तों? सर ये पैसा जिसने दिया है ये कैपिटल है, ये जो ओनर है, ओनर ने ये पैसा लगाया है बिजनेस में, ओनर ने ये पैसा लगाया है बिजनेस में। तो बिजनेस के पास जो पैसा आ गया, कितना आ गया? 10 लाख रुपया। तो यूज कहां गया है 10 लाख? सर अभी यूज नहीं हुआ, अभी कैश में पड़ा हुआ है 5 लाख रुपया और बैंक में पड़ा है 5 लाख रुपया, टोटल 10 लाख। तो ये 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको पता क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई ऐसा बंदा जो अकाउंटिंग थोड़ा पढ़ा होगा उसको पता चलेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, वो लिंक कर पाया होगा। बट अभी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल जस्ट ब्रीफली टच इट, ठीक है। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, ये सोर्स ऑफ फंड है। पैसा कहां से आया? कैपिटल से आया बिजनेस में। और कहां पे यूज किया गया? सर अभी तो यूज नहीं किया गया, बस पड़ा हुआ है कैश 5 लाख और बैंक बैलेंस 5 लाख। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है यहां तक। अब एक और चीज मैं ऐड करूंगा, मुझे लगता है कि नहीं 10 लाख से काम नहीं होगा, तो मैं अप्रोच किया बैंक को, मैंने बोला मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला कितना लोन चाहिए? तो जो भी बात हो गई फाइनली बैंक ने मुझे 3 लाख रुपया लोन दे दिया। लोन ले लिया लतीफ ने, मगर किसके नाम से लिया? एजे गारमेंट्स के नाम से। तो लोन किसको देगा? वो बैंक किसको लोन देगा? सर बैंक लोन देगा एजे गारमेंट को। 2 ओनर उसका लतीफ होगा, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स वो लगेंगे, बट लोन दिया जाएगा 3 लाख रुपया। तो मैंने बोला उनको ये करंट अकाउंट है, तो उन्होंने इसमें 3 लाख रुपया और डाल दिए। तो बैंक ने जो लोन दे दिया, अब क्या अकाउंट इन्वॉल्व हो गया? और सर एक तो बैंक में मेरा पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा मेरा, जो 5 लाख था वो 8 लाख हो जाएगा। और आया कहां से 5 लाख? सर 5 लाख और 5 लाख 10 लाख ओनर ने दे दिए, बाकी लोन आया, बैंक लोन आया यहां पे। तो लोन अकाउंट वजूद में आया, तो एक लोन अकाउंट खोलेंगे जेके बैंक का, 3 लाख रुपया। नाउ द पोजीशन इज बैंक लोन 3 लाख रुपया। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स कितना है? मालिक ने पैसा लगाया 10 लाख रुपया और बैंक से पैसा आया 3 लाख रुपया। और कहां पे लगाया पैसा? सर कैश में पड़ा हुआ है 5 लाख रुपया, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 8 लाख रुपया, तो ये आया 13 लाख। तो 13 लाख सोर्स है, 13 लाख मौजूद है, ठीक है। तो बिजनेस के क्या चीज है यहां पे? सर बिजनेस के पास क्या है? अगर आप ऐसे बोलोगे बिजनेस के पास क्या है, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो ये जो बिजनेस है एजे गारमेंट्स, अगर आप बोलोगे इसके पास क्या है, सर इसके पास अभी 13 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 5 लाख कैश है और 5 लाख 8 लाख बैंक बैलेंस है। ये जो है द थिंग्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। नाउ दिस इज बिजनेस इज सेपरेट हियर, इन द बिजनेसमैन इज सेपरेट। व्हाट इज विद द बिजनेस? द बिजनेस हैज एसेट्स फॉर 13 लाख रुपीज। बिजनेस के पास एसेट है। तो जो सारी चीजें बिजनेस की है, जो बिजनेस के पास है, उसको बोलते हैं हम एसेट। तो ये कैश है, ये बैंक बैलेंस है, सपोज वहां पे जो माल है वो भी बिजनेस के पास अभी आएगा, तो उन सब चीजों को एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक और चीज यहां पे इंट्रोड्यूस करा दी मेरे दोस्तों, उसका नाम है एसेट। अभी हम लेमन लैंग्वेज में इसको डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू मैनी थिंग्स ऑन यू कि आप उसको ले नहीं पाओगे। तो अभी मैं एसेट्स की सिंपल डेफिनेशन बोलूंगा, पर जितना जितना हम आगे अकाउंटिंग में जाएंगे फिर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बताऊंगा। दिस आर द रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस थ्रू विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एस्टिमेट एनविसेज्ड फलाना ढिंकाना, वो बाद में जाएंगे। बट अभी आप सिंपल याद रखो, थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस। जो चीजें बिजनेस ओन करती है मेरे दोस्तों। अब नहीं बोलना सर ये क्या है, ये तो बिजनेस का नहीं है पैसा। हमने बोला बिजनेस अलग है, बिजनेस में अलग है, तो ये कैश हम बोलेंगे बिजनेस का है। फिर बात आएगी किसने दिया, वो अलग बात है। तो है तो बिजनेस का ना, बिजनेस का कैश है 5 लाख, बिजनेस का बैंक बैलेंस है 8 लाख रुपया। इसी तरह से बिजनेस के जैसे कैश है बिजनेस के पास, और अगर मैंने बिजनेस की बिल्डिंग है और बिल्डिंग मैंने खरीदी है, तो अब बोलेंगे बिजनेस की बिल्डिंग है। तो बिजनेस की बिल्डिंग है, बिजनेस का स्टॉक है। अब मैंने एक और चीज इस्तेमाल करते हैं यहां पे, वर्ड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है मेरे दोस्तों? उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा वर्ड गुड्स। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया गुड्स।
क्या होता है गुड्स मेरे दोस्तों? गुड होता है, अच्छा गुड्स क्या होता है सर? गुड्स होता है चीजें। ये मैंने उर्दू में लिखा, तो आई विल ट्राई टू राइट इन हिंदी। चीजें, भूल गया हूं मैं, जे विल बी लाइक जी एंड दिस, चीजें, पता नहीं कैसे बना, एनीवेज चीजें, ठीक है ना? चीजें, तो एक और सिंपल बना, गुड्स बोलते हैं चीजें। चीजें का मतलब क्या होता है? गुड्स होता है वो चीजें, चीजें तो कोई भी चीज है, दिस इज ए थिंग, दिस इज ए गुड, सब चीजें है ना, कोई भी चीज, थिंग। गुड्स वो चीजें होती है जिनमें बिजनेस डील करती है। गुड्स वो चीजें होती है, अगर आपको लिखना है हिंदी उर्दू जिस तरह में लिखना है तो लिख लो, गुड्स वो चीजें होती है जिनमें बिजनेस डील करती है। अब अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखो, गुड्स आर द थिंग्स इन विच a business deals. Goods are the things in which a business deals. जिसमें आप डील करते हैं। तो यहां पे मुझे बोलोगे मेरे दोस्तों, एजे गारमेंट्स किस में डील करती है? सर एजे गारमेंट्स रेडीमेड गारमेंट्स में डील करती है, चाहे वो पैंट्स हो, शर्ट्स हो, जैकेट हो, मफलर हो, अभी तो सर्दी है, टोपी है, सॉक्स है, फलाना, जो भी उसमें आ जाएगा, जिनमें भी मैं डील करता हूं। मेरी दुकान में वो सारी चीजें हैं जो मैं खरीदता हूं बेचने की नीयत से, जिनमें मैं डील करता हूं। अब एक और डेफिनेशन बोलता हूं, गुड्स आर द थिंग्स विच आर परचेज्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। मैं जो चीजें खरीदता हूं इस नीयत से कि मैंने इनको बेचना है, इस नीयत से कि मुझे इसमें डील करना है और वहां से फायदा कमाना है, वो मेरे गुड्स कहलाए जाएंगे, वो मेरे गुड्स कहलाए जाएंगे। तो गुड्स आपको समझ आया? ठीक है, गुड्स आपको समझ आया? तो इन गुड्स को क्या होता है, मैं पहले परचेज करूंगा और उसके बाद सेल करूंगा। इन गुड्स को मैं पहले परचेज करूंगा और फिर उसके बाद इनको सेल करूंगा। ठीक है दोस्तों? तो यहां पे जो दो टर्म्स यूज हो जाएंगी गुड्स के साथ साथ, गुड्स के साथ साथ जो दो चीजें यूज हो जाएगी, तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग टर्म्स। तो उसमें जो चीजें यूज हो जाएगी, वन इज परचेजेस और दूसरा है सेल्स, दोनों साथ साथ चलती है। परचेजेस और सेल्स। परचेज का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस गुड्स को खरीदेगी। परचेजेस, परचेज का मतलब तो कुछ भी होता है, खरीदना, परचेज, आई परचेज समथिंग, तो बिजनेस में भी परचेजिंग समथिंग। बट व्हेन इज परचेजेस द गुड्स, द अकाउंट, द टर्म वी यूज इज परचेजेस, एस के बाद ई एस, इज कश्मीरी एक्सेंट, परचेजेस, ठीक है ना, और सेल्स, सेल्स, ठीक है, परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस में हम गुड्स को क्या करते हैं, बिजनेस क्या करती है, गुड्स का खरीदना, और सेल्स में व्हाट वी डू, इन गुड्स का बेचना। तो जब आप गुड्स को बेचोगे तो आप जो अकाउंट खोलोगे उसको बोलोगे सेल्स, और जब गुड्स को परचेज करोगे, जो अकाउंट आप खोलोगे, जो खाता आप खोलोगे, उसको बोलोगे परचेज। जब जब परचेज करोगे उसको किस में रिकॉर्ड करोगे, परचेज अकाउंट में। जब जब सेल्स करते होगे उसको बोलेंगे सेल्स, और वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो गुड्स के साथ साथ मैंने एक टर्म यूज कर दी, परचेजेस। तो परचेज इज व्हाट, परचेज मीन्स एनीथिंग, बट परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, बिकॉज गुड्स आर दोज विच आर बीइंग परचेज फॉर द रीसेल। तो परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स अकाउंट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना। के बाद सपोज मैं यहां पे इस फिगर को भी साथ में लेके चलता हूं, इस फिगर को भी साथ में लेके चलता हूं क्लैरिटी लाने के लिए। जैसे अब मैंने क्या कर दिया मेरे दोस्तों,
अब क्या हो गया, 7 लाख का माल खरीदा, 7 लाख का माल खरीदा हमने, ठीक है ना, 7 लाख का माल खरीदा, ये गुड्स मैंने खरीदे, तो बट इस दुकानदार को मैंने जो पैसे दे दिए कैश, वो दे दिया मैंने इसको 5 लाख रुपया। तो मैंने एक दुकानदार से मैं गया दिल्ली, मैंने दिल्ली से खरीदा माल, या लुधियाना से, या गुजरात से, जहां से भी मुझे सस्ता मिला, तो मैंने एक बंदे से माल खरीदा और 7 लाख का माल उठाया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको सिर्फ 5 लाख रुपए दे दिए। तो मैंने 7 लाख का माल खरीदा और मैंने उसको दिए 5 लाख रुपया कैश। अब 5 लाख कैसे दे दिए मैंने उसको, क्योंकि वो गुजरात में है, तो मैंने उसको बैंक से ट्रांसफर कर दिए 5 लाख रुपया, और 2 लाख रुपया अभी मैंने उधार आया उसके पास उसका, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला 2 लाख रुपया मैं आपको बाद में देता हूं। दिस इज द पोजीशन। तो आई परचेज गुड्स वर्थ 7 लाख रुपीज। तो ये जो माल मेरे पास आता है, दो उसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं एज परचेजेस, बट इस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, आपने इधर स्टॉक सुना है। आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक शेयर की मौजूद, ठीक है, मतलब आपके पास कितना माल बचा हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक क्या है, ये गुड्स जो आपके पास बिजनेस में बचे हुए हैं। तो अगर मैं देखूंगा अभी दुकान में जब मैं जाऊंगा, फिर उसके बाद इस दुकान में पोजीशन क्या है, अब क्या पोजीशन रहेगी दुकान में सर, अब इसकी पोजीशन कुछ ऐसी रहेगी, इस ट्रांजैक्शन के बाद पोजीशन कुछ ऐसी रहेगी, पोजीशन कुछ ऐसी रहेगी सर, पहले 8 लाख रुपया था, बट क्योंकि आप 5 लाख रुपया उसको दे दिए सर, बैंक बैलेंस अभी 3 लाख का बचेगा, बैंक बैलेंस अभी 3 लाख का बचेगा, और इधर स्टॉक आएगा, इधर स्टॉक आएगा कितने का, 7 लाख का, इधर स्टॉक आएगा 7 लाख का। तो 7 और 3 10 और 5 15 लाख रुपया। तो अभी हमारे पास जो चीजें बची पड़ी हुई कितने की है, 15 लाख की। कैश है 5 लाख का, बैंक में है 3 लाख रुपया, और स्टॉक है मेरा 7 लाख रुपया। और यहां से पोजीशन क्या है, कैपिटल है 10 लाख की और 13 लाख। दिस विल बी ऑलवेज, सोर्सेज विल बी ऑलवेज इक्वल टू, यहां पे आप एक और चीज लिखूंगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसके बाद में एक और चीज लिखूंगा, बट अभी मैं इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इन पैसों को कहां यूज कर दिया, तो बिजनेस में आपको इस एंगल से देखना है, पैसा कहां से आया, व्हाट इज द सोर्स एंड व्हाट इज द इट्स एप्लीकेशन, कहां कहां पैसा लगा दिया है। तो कैश में है 5 लाख रुपया, बैंक बैलेंस है 3 लाख रुपया, और स्टॉक है 7 लाख का। तो आया कहां से पैसा, 10 लाख रुपया कैपिटल है जो मालिक ने लगाया, 3 लाख रुपया बैंक से लोन लिया है, और 10 और 3 13 हो गए, तो 2 लाख रुपया कुछ और है सर। 2 लाख रुपया का क्या है ना, जो मैंने उससे उधार लिया है, तो उस बंदे का नाम जिससे पैसा उधार लिया है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन हो गया, तो एक और टर्म इस्तेमाल कर दी मैंने, तो मेरे पास क्रेडिटर 2 लाख का है, तो टोटल 15 लाख रुपया। तो क्रेडिटर आ गया एक वर्ड। तो क्रेडिटर कौन हो गया, तो ये आप एक और टर्म सीख रहे हो अकाउंटिंग में, क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन और कंपनी, वट एवर द केस मे बी, फ्रॉम whom the goods have been purchased on credit। मैंने एक और वर्ड यूज करते हैं यहां पे, हालांकि उसका वो मतलब नहीं है, बट यहां पे उसका वही इंग्लिश वाला मतलब निकलता है। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom the goods have been purchased on credit। आपने दुकान में कहीं देखा है उधार लेना मना है, क्रेडिट नॉट अलाउड लिखा होता ना ऐसा, कि वजुमच मना, इसको इंग्लिश में लिखना होगा, क्रेडिट नॉट अलाउड। क्रेडिट का मतलब क्या था, उधार। तो क्रेडिटर है वो पर्सन जिससे गुड्स उधार ली होंगी, जिससे गुड्स उधार ली होंगी। तो क्रेडिटर समझा, हाँ सर, वो पर्सन जिससे मैंने ये गुड्स उधार में लिया, द पर्सन फ्रॉम whom द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। तो अभी डेबिट क्रेडिट मत समझ लो, क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है ना। तो ये मैंने बोल दिया। अब पोजीशन क्या रही, कुछ ऐसी रही,
तो इनको, ये जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, ये सारी चीजें जो बिजनेस की है, बिजनेस के पास कैश इतना है, इनको बोलते हैं मेरे दोस्तों एसेट्स। द थिंग्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एज एसेट्स। The things which are owned by the business are called as assets. और जिसने ये पैसा दे दिया उसको बोलते हैं हम liabilities. Assets means the things which are owned by the business. O-W-N-E-D. ओन, जो बिजनेस ओन करती है, जो प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है, जो जिसमें बिजनेस का हक है, जिसमें बिजनेस का कंट्रोल है, वो ये है। और ये होता है O-W-E, ओड। तो लायबिलिटी क्या है? वो पैसा, वो चीजें, वो पैसा जो बिजनेस का उधार है, जो बिजनेस का कर्जा है, वो लायबिलिटी है। जो बिजनेस का कर्जा है वो लायबिलिटी है। यहां पे पैसे देने हैं आपको, बिजनेस ने ओनर को देने 10 लाख रुपया, तो ओनर के पैसे को हमने कैपिटल बोला, बट अगर देखा जाए तो वो भी एक लायबिलिटी है। और ये बैंक से 3 लाख रुपया ले लिया, क्रेडिटर से 2 लाख रुपया, तो दिस इज लायबिलिटी, दिस इज आल्सो लायबिलिटी बिजनेस के लिए। तो कैपिटल हमने बोला, ओनर के पैसे को हमने नाम रखा कैपिटल, बट अगर देखा जाए तो वो लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटीज मेरे दोस्तों जो होते हैं, लायबिलिटी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था, दिस लास्ट टाइम विल बी डिस्कसिंग टुडे। लायबिलिटी मीन्स कर्जा। तो ये लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी, जो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो कैपिटल जो है अगर देखा जाए तो बिजनेस का, मैंने बोला बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो जो कैपिटल है वो इंटरनल लायबिलिटी है, मतलब अपने मालिक का पैसा है बिजनेस में, तो इसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। in मतलब broader sense this we don't consider as liability as such, क्योंकि जब हम देखेंगे तो ओनर का ही पैसा है ना, तो कोई इशू नहीं है। नॉर्मली हम जो बोलते हैं यार मेरी लायबिलिटीज कितनी है, उसकी कितनी लायबिलिटीज है, मतलब उसने कितना लोगों को पैसा देना है, तो उसमें नॉर्मली बिजनेस का मालिक का जो पैसा है वो भी तो मालिक का पैसा लगा हुआ है ना, बिजनेस में फंसा हुआ है, तो वो भी लायबिलिटी है, बट इंटरनल लायबिलिटी है। तो कैपिटल हम इंटरनल लायबिलिटी में रखते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसे ऊपर वाले केस में बैंक लोन आ गया, जो बाकियों का पैसा है, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, यह है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नॉर्मली हम बोलते हैं इन्हीं को लायबिलिटीज, बट कैपिटल के बारे में अगर आप बात बोलोगे, दिस इज आल्सो ए लायबिलिटी, बट दिस इज इंटरनल लायबिलिटी। तो हाँ, एक तरफ से एसेट आया और दूसरी तरफ से लायबिलिटीज आई। तो 7-8 चीजें मैंने आज डिस्कस कर दी। मैंने कैश डिस्कस कर दिया, बैंक बैलेंस डिस्कस कर दिया, स्टॉक डिस्कस कर दिया, गुड्स डिस्कस कर दिया, कैपिटल के बारे में, जो पैसा ओनर लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस मतलब बिजनेस एंटिटी जिसकी हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। कैश जो पैसा आया, बैंक बैलेंस जो बैंक में आपका पैसा है, स्टॉक वो गुड्स जो आपकी दुकान में है, बैंक लोन दिस इज योर लायबिलिटी, क्रेडिटर जिससे उधार में माल ले लिया, परचेजेस कब यूज करेंगे, जब आपने गुड्स को परचेज कर दिया, सेल्स जब आपने गुड्स को सेल करते हैं, ओनली सेल। आगे मैं बता दूंगा क्या छोटा सा फर्क है। एसेट्स क्या होते हैं, जो सारी चीजें बिजनेस की है, जो बिजनेस उनको बिजनेस ओन करता है, फिर आगे हम एसेट्स की फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। लायबिलिटीज जो बिजनेस ओ करती है, जो बिजनेस को पे करना है, कल को अगर पे करना पड़ेगा, लोन पे करना पड़ेगा, क्रेडिटर पे करना, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो एसेट से क्या होता है, एसेट से आपको या तो वो पैसा ही होता है या उससे पैसा आएगा, माल बेचोगे तो पैसा आएगा, बैंक में बैलेंस है तो कन्वर्ट करोगे कैश ही आ जाएगा, कैश तो कैश ही है। तो एसेट से आपको पैसा आता है और लायबिलिटीज में आपको पैसा जाएगा, कल को इनको जब पे करोगे तो आपको लायबिलिटी जाएगी। नहीं बोलना लायबिलिटी से आया, लायबिलिटी से आया है एक बार पैसा, बट जब पे करना पड़ेगा, बिजनेस की आज की डेट में पोजीशन देखा जाएगा, तो दिस इज द फाइनेंशियल पोजीशन ना। एसेट एक तरफ से है, दूसरी तरफ से लायबिलिटी है। और ये जो मैंने शीट बना दी ना मेरे दोस्तों, इसी को बैलेंस शीट बोलते हैं। मैंने कैसे बता दिया आपको, ये इधर ये बैलेंस शीट, बट इसको हम फिर बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस मैंने आपको भी दिखाया, एक तरफ से एसेट्स है, दूसरी तरफ से लायबिलिटी है। द टोटल ऑफ द लायबिलिटीज वेदर द कैपिटल एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द एसेट्स। क्यों? द लॉजिक इज जितना पैसा बिजनेस में आएगा उतना ही बिजनेस में पड़ा होगा, ठीक है ना। और अगर कुछ खो गया तो वो चोरी होगी, वो पकड़ा जाएगा कैशियर कि भाई कैश तेरा क्यों मिसमैच हो रहा, वो आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा जोक भी है, वो लास्ट थिंग रहेगा।
तो आपको किसी चीज़ के बारे में देखना है कि वो एसेट है लायबिलिटी है, तो आपने देखना है कि अगर मैं इसको ओन करता हूँ और इससे मुझे पैसा आने वाला है आगे तो ये एसेट है, तो और अगर इससे मुझे पैसा जाने वाला है तो ये लायबिलिटी है। अब इसमें एक छोटा सा जोक है, उसके साथ ही एंड करेंगे। तो एक बंदा अपनी बीवी से बोलता है, बेबी आई एम कंफ्यूज्ड वेदर यू आर एन एसेट और ए लायबिलिटी फॉर मी। ठीक है, अब आप लोग इस पे गौर फिक्र करना कि जो इंसान की बीवी है वो उसकी एसेट है या लायबिलिटी है। एसेट इज द प्रॉपर्टी विच यू ओन, द थिंग विच यू ओन, बट उसके साथ एक से वहां से आपको पैसा आएगा उस चीज से, और लायबिलिटी है जिससे आपको पैसे जाएंगे कल को। ठीक है ना, तो आप तो अभी बच्चे हो अभी, तो अगर कोई बड़ा आदमी देख रहा है इस चीज को तो वो भी देखेगा कि उसकी बीवी उसके लिए एसेट है या वो उसके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, विद दिस वी एंड दिस लेक्चर। स्टार्टिंग में लेक्चर्स का ड्यूरेशन भी कम रहेगा जब तक आपका मन बना रहेगा, उसके बाद फिर हम ड्यूरेशन को भी बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल के लेक्चर में हम और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मेन अकाउंटिंग पे आ जाएंगे हम। ठीक है ना दोस्तों, तो पहले कुछ हम स्लो ही जाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से रिवाइज कर देना इस लेक्चर को जो आपने नोट्स बना दिए, बट अभी कोई और बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।